ठीक है, तो तो जो अपर पोर्शन है उसमें हमने देखा कि वी शेप्स वैली हो गई, आपके कैनियंस भी आएंगे इसी पोर्शन में, या आई शेप वैलीज। तो वी शेप, आई शेप वैली यहाँ पे आएंगे, वाटरफॉल यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इरोजन मेन फोर्स होगा डोमिनेंट। काफी रिवर्स जो होंगी वो ग्लेशियल ओरिजिन की भी हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले पोर्शन में बहुत सारी रिवर्स जो है ऐड कर रही होंगी, तो चैनल में पानी का वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। ये अपने साथ जब आएंगी तो सेडिमेंट भी लेके आएंगी, तो सेडिमेंट भी बढ़ने लगेंगे। सेडिमेंट जब पानी के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो आसपास के लैंड पे प्रेशर भी डालते हैं, पानी खुद मूव करता है तो सामने वाली लैंड को पुश करेगा। नहीं देखा है बहुत तेज पानी किसी डैम में छोड़ दिया गया और आपने सुना हो कॉलेज के इतने सारे लोग थे डाउन स्ट्रीम में सब बह के चले गए। तो पानी के फोर्स में बहुत पावर होती है, ठीक है। तो इट कैन इरोड द लैंड, और उसके अलावा उसमें जो सेडिमेंट होंगे दे आर स्ट्राइकिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, तो लैंड को कट करते जाते हैं। क्योंकि यहाँ स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, कम हो गया है स्लोप, तो अब जो पहले वर्टिकल कटिंग हो रहा था यहाँ पे एकदम नीचे की तरफ जो कट करता है, इस टाइप की वैली आ रही थी, अब ये जो है वर्टिकल ना होके, ये ऐसा ना होके अब कैसा होने लगेगा कि ये हाइट तो नीचे की नहीं जाएगी, ये आपका साइड से कट होना लगेगा। यानी अब इधर कटिंग हो रही है एक तरीके से। अगर जब इधर कटिंग होगी साइड में तो ये चैनल्स बड़े बड़े होने लग जाएंगे। अब फिर आपकी स्पीड और भी कम हो जाती है, तो ये वॉल्यूम जाके यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड यहाँ पे फ्लडिंग होने लगेगी। तो यहाँ पे एक कॉमन फीचर होगी, फ्लड प्लेन्स आपको मिलेंगे, ऑक्सबो लेक्स मिलेंगे आपको, सैंड बार्स मिलेंगे, पॉइंट बार जिनको बोलते हैं, नेचुरल लेवी इसके किनारे अपलिफ्टेड होंगे, फ्लड प्लेन्स को भी कई भाग में बोलते हैं, तो उनके बारे में बात हुई थी। और फिर ये जो है माउथ पे जाके यूजुअली डेल्टा बनाएंगे। एस्चुरी भी हो सकता है, लेकिन एस्चुरी ऐसे केस में नहीं होता है, ये नॉर्मली यहाँ नहीं मिलेगा। जब ग्रेजुअली धीरे 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 उसकी स्लोप कम होती जा रही है, वो हमेशा डेल्टा ही बनाएंगे। आई विल टॉक कि एस्चुरी कहाँ बनेगी, ठीक है, और एस्चुरी डेल्टा में क्या अंतर होता है। अच्छा, अब ये रिवर के जहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न की बात होगी, और यहाँ पे हम फ्लड प्लेन्स की बात करेंगे। और यहाँ पे हो सकता है कि माउंटेन से एकदम से नदियां निकलती हैं, तो यहाँ पे एक और डिपोजिशनल फीचर मिल सकती है ऊपर में, जिसको हम बोलते हैं फैन, ठीक है। तो आपके इनफैक्ट जो हरिद्वार, कोटद्वार, अलीपुर द्वार, बहुत सारे द्वार जो हिमालय में बने वो एक्चुअली क्या है, वो फैंस ही है। उसके अलावा देयर वर मेनी वैलीज जिनके रोड होने से ये सारे द्वार बने हैं। तो अब उनके बारे में तो कुछ डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं, उनमें फैंस आते हैं, आपके फ्लड प्लेन्स आते हैं, ठीक है, डेल्टा आते हैं। तो ये डेल्टा, फ्लड प्लेन्स एंड फैंस ये थोड़े से ज्यादा डिस्कस नहीं हो पाए थे कल, तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं। सो मैं चैनल के बारे में कल आपको बता ही रहा था कि चैनल 3 तरह के होते हैं आपके, और ओके हिंदी में क्या एक्सप्लेन करना है, सब हिंदी में तो बता रहे हैं। आपको फोटो दिखाकर लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, यू विल सी द पिक्चर्स एंड यू विल अंडरस्टैंड। चैनल का मतलब चैनल होता है, उसे हिंदी में कुछ आप उसे नाम दे सकते हैं डेफिनेटली, बट आपको समझ में तो आ रहा है कि मैं किस चीज को चैनल कह रहा हूँ, ठीक है। और ब्रेडेड जो होता है वो चोटी होती है, उसे दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी की चोटी है, ठीक है। और ये मियांडर, ऐसा घूमता हुआ आपका चैनल हो तो उसको बोलते हैं मियांडर। अब हम ये बता देंगे घूम क्यों रही है, और ये नॉर्मल स्ट्रेट चैनल होगा, ठीक है। तो 3 चैनल के टाइप होते थे, ये कल मैं ऑलरेडी बता चुका था। और तो इसको दूर से देखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा किसी मतलब लेडीज जो चोटी बांधती हैं सिर पे, दूर से, बहुत दूर से फोटो लिया जाए ऊपर से तो ऐसा लगेगा। तो अगर स्ट्रीम का चैनल इस तरीके से दिखाई देता है तो हम उसे ब्रेडेड चैनल बोलते हैं, ब्रेड चोटी को बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके का दिखाई देता है तो बोलते हैं कि भाई मियांडर कर रहे हैं, मियांडरिंग चैनल हो गया, ठीक है। अब कोई स्ट्रीम अगर फ्लैट प्लेन्स में है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो दे विल मियांडर, और एकदम से उसमें सेडिमेंट बहुत ज्यादा है तो दे विल मेक ब्रेडेड चैनल।
और इन पे कल एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ था, काफी डिटेल डिस्कशन हुआ था। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आपके इसी तरीके से हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो चैनल है उसी तरीके का है। बराक रिवर का चैनल मैंने आपको दिखाया था, वो इस तरीके का है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र बराक रिवर के नाम नहीं सुने हो तो कल तो मैंने फोटो दिखाए थे, ठीक है। सो दिस इज कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो थे उनमें अलुवियल फैन और अलुवियल कोन भी बन सकता है, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा, तीन मेजर चीजें हैं, ठीक है। इन तीन की बात करेंगे कि अलुवियल फैन क्या होते हैं, फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, डेल्टा क्या होते हैं। और फिर आपको फैन की शेप या वो भी कोनिकल लगेगी, डेल्टा भी ऐसा लगेगा, तो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो दैट वी विल आल्सो डिस्कस, ठीक है। तो अलुवियल फैन क्या है कि ये देखिए, ये फैन जो पंखा चलता है उसको फैन नहीं बोल रहे हैं, फैन एक शेप है, एक तरीके से यहाँ से आया और एकदम से आके फैल गया यहाँ पे, ठीक है। तो हो क्या रहा था कि ये तो माउंटेनस रीजन था पीछे वाला, तो यहाँ बहुत सारे सेडिमेंट आ रहे थे। अब माउंटेन पे तो ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है, तो पानी तेजी से आ रहा था, और जैसे ही माउंटेन से ये प्लेन में एंट्री मारा तो एकदम से इसकी स्लोप एकदम से बहुत कम हो गया। तो पहला झटका लगा इसको, एक तरीके से आप आ रहे थे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और अचानक से अब फ्लैट आ गया तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, 20 किलोमीटर। तो व्हाट विल हैपन, सो मेनी सेडिमेंट विल कम एंड गेट डिपॉजिटेड हियर ओनली। जैसे ही पानी की गति कम होती है उसमें जो सेडिमेंट होते हैं वो वहीं की वहीं बैठने लग जाएंगे। तो यहाँ पानी की गति बहुत ज्यादा कम हो गई, तो ये यहाँ, लेकिन यहाँ पे जब फैन बनेगा तो यहाँ पे जो सेडिमेंट होंगे इनका साइज बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो बिगर साइज के, और हम ऐसे हिमालयन रीजन में बहुत मिलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको तराई बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा पत्थर वगैरह इस टाइप के, ये एकदम माउंटेन के बॉटम पे होते हैं। और जैसे अलीपुर द्वार हो गया आपका, हरिद्वार हो गया, तो ये वाले जो हैं, आपने पढ़ाई होगा कि गंगा जो है प्लेन्स में कहाँ उतरती है, हरिद्वार में, राइट। तो द्वार यही द्वार हैं, और अलीपुर द्वार हो गए, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो सेडिमेंट होंगे थोड़े मोटे मोटे होंगे, लेकिन दे आर द प्लेसेस वेयर नदियां पहली बार जो है आपके पहाड़ों से प्लेन में उतरती हैं। तो यहाँ पे आपकी स्लोप एकदम से जेंटल हो जाएगी। तो अगर स्लोप एकदम से कम हो गई है तो इस वजह से स्पीड कम हो जाएगी, तो सारे के सारे जो बड़े बड़े सेडिमेंट से मोटे मोटे टुकड़े जो आ रहे थे इनके साथ बह के सारे के सारे यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो इट विल मेक अ अलुवियल फैन, ठीक है। अलुवियल का मतलब जलोढ़ होता है हिंदी में, जल के द्वारा ढोई गई मिट्टी से बना हुआ एक फैन, एक कोन शेप का रीजन। तो जल के द्वारा ढोई गई मिट्टी से बना है, इसलिए नाम जलोढ़ फैन बोल दिया। तो इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। और अब दूसरी चीज आती है फ्लड प्लेन। तो अब ये बाढ़ बाढ़ वाले वो प्लेन्स हैं, ठीक है। और ये जो प्लेन है बेसिकली, अगर ये चैनल है नदी का, तो कभी कभी ऐसा होगा कि पानी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है इसमें। तो ये जो नेचुरल ही जो अपलिफ्टेड लैंड है नेचुरली, क्योंकि नदी कई बार थोड़ा सा पानी होगा ज्यादा तो थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट यहाँ कर जाएगी, लेकिन मोटे मोटे जो सेडिमेंट होंगे ज्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे यहीं पे। स्पीड जैसे ऊपर चढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होगा पानी का तो पानी में जो सेडिमेंट होंगे वो जो है डिपॉजिट होने लग जाते हैं। तो कॉर्नर पे जो उठा हुआ लैंड मास है जो नेचुरली बन जाता है जब स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं, इसी को बोलते हैं लेवी। तो ये ही आपकी लेवीज हैं, नेचुरली बनी हुई हैं। कई बार क्या है कि आपको भी फ्लड प्रोटेक्शन में तो आप भी यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर देते हैं, तो भाई इधर पानी को नहीं आने देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेवीज। आपने अपनी सुरक्षा के लिए ये जो है आर्टिफिशियल लेवीज बना दिए। तो ये इस तरीके की दीवार आपने खड़ी कर दी। अब कई बार क्या होता है कि आर्टिफिशियल लेवीज तो बना दिया आपने, और ऐसा हो सकता है पानी ज्यादा आ जाए तो इसे अगर फोड़ के इधर निकल गया, इसे तोड़ कर अगर निकल गया इधर में, तो क्या होगा कि यहाँ वाले रीजन में बाढ़ आ जाएगी। तो ये फ्लड प्लेन्स में काफी लोग घर बना लेते हैं, हमारे यहाँ इंडिया में तो रेगुलेशन है नहीं। तो फ्लड प्लेन्स आर वेरी मच वनरेबल टू फ्लड्स। फ्लड प्लेन्स में फ्लड आने का हर एक रिवर का एक फ्रीक्वेंसी रहता है यूजुअली। तो
मतलब कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी तो हो नहीं सकता, लेकिन आजकल जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश इरेटिक होने लगी है, और ऊपर जो है कोई भी रिवर जो होती है उसका जो कैचमेंट एरिया, उनके बारे में भी आज बात होगी। अगर वहां से पेड़ वेड़ काट दिए गए तो जो मिट्टी है वहां पे लूज हो जाएगी, तो नदियां अपने साथ ज्यादा मिट्टी लेके आएंगी, तो चैनल क्या है मिट्टी से ही भर जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं मिट्टी भर दूं, जैसे कि गिलास की एक कैपेसिटी होती है, लेकिन आधे गिलास में मिट्टी भर के रख दें तो क्या होगा, उसमें उतना पानी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो अगर इरोजन ज्यादा होगा तो नदियां आपकी बड़ी आसानी से फ्लड करने लगेंगी, तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन आ जाती है। इसलिए हर एक एनवायरमेंटल पॉलिसी के अंदर क्या फोकस रहती है कि नदियों के जो कैचमेंट एरिया है वहां पे पेड़ों को नहीं काटना है, ठीक है। अगर काटोगे तो मिट्टी जो होगी, जड़ें जो पेड़ों की है मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, और उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं होगा तो आसानी से उनका वो इरोजन होगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तो ये फ्लड प्लेन्स है बेसिकली, ये वाला एरिया पूरा का पूरा, ये वाला एरिया पूरा का पूरा, ये आपका दिस ऑल एरिया इज फ्लड प्लेन, दिस इज फ्लड प्लेन, दिस इज फ्लड प्लेन, ठीक है। तो ये एक सिंपलिस्टिक प्रेजेंटेशन है फ्लड प्लेन का, सिंपलिस्टिक प्रेजेंटेशन फ्लड प्लेन्स का। तो ये दीज आर द लो लाइंग एडजेसेंट ग्राउंड, लो लाइंग adjacent ground to the river channel which is frequently flooded by the river, and river deposit frequently its sediment, मतलब frequently बार बार बहुत जल्दी जल्दी रिवर जो है अपने सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट करती रहती है, जिससे कि इनका ये जो प्लेन्स है। अच्छा, ये कैसे बने होंगे? एक ये ऐसा तो है नहीं कि केवल डिपोजिशन से हो गया होगा काम। तो जब नदियां लेटरल इरोजन स्टार्ट करती हैं, ठीक है, जब नदियों ने लेटरल इरोजन स्टार्ट किया, इसने ये नदी आई इस लैंड मास में एंट्री की, तो इसने थोड़ा सा यहाँ पे कर्व मारा तो इसको कट करने लगी, देन यहाँ पे कर्व कर कट करने लगी, देन यहाँ पे इस तरीके से चलने लगी। तो ये धीरे 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 ये वाला पोर्शन कट होता जाएगा, और यहाँ जब पानी इधर जा रहा है तो इधर से स्पीड कम होगी तो यहाँ डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ कटिंग स्टार्ट होती जाएगी और यहाँ पर डिपोजिशन स्टार्ट होता जाएगा। So slowly slowly you are getting planes here and you are getting planes here, then with the time you are getting planes here and here. So over a long period of time your planes have formed, and these all are your flood plains, ठीक है। So over thousands of years rivers have cut the landforms and have transformed them into, तो ये तो कुछ एरियाज में, कुछ एरिया जैसे कि आपके हिमालय के नीचे वाले जो फ्लड प्लेन्स हैं वो कुछ और रीजन से बने थे। जब इंडियन प्लेट हिमालयन प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है तो एक गड्ढा टाइप का शेप बन जाता है, फुटबॉल टाइप का हम उसे बोलते हैं, एंड उसमें डिपोजिशन होने लगता है, तो उस वजह से बने हैं, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, बट दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेन टू सम एक्सटेंट। अच्छा, तो ये आपके हो गए फ्लड प्लेन्स। तो फ्लड प्लेन्स हो गए ये, उसके ये जो किनारे हैं जो अपलिफ्टेड हैं, ये किनारे हो गए इसके, और ये चैनल हो गया नदी का, और ये कट करता हुआ आ रहा है, ठीक है। और ये धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा कट कर दे, और ऐसा हो सकता है कि और कट करते जाए करते जाए करते जाए, ऐसी सिचुएशन बन जाए, और ये बाद में ये जो है कल मैंने बताया था कि मियांडरिंग होते होते जो है किस तरीके से आपकी ऑक्सबो लेक बन सकती हैं, मियांडरिंग स्कार्स बन सकते हैं जहाँ पे पानी ना हो, इस टाइप की शेप के। तो ये सारे के सारे ये आपके फ्लड प्लेन्स हैं जो कि बहुत रेगुलरली फ्लड होते रहेंगे और यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होते रहेंगे, तो ये एग्रीकल्चर के लिए जाने जाते हैं। तो फ्लड प्लेन्स जो होते हैं रिवर्स के, वो एक्चुअली आपके जैसे कि ये आपके गंगेटिक प्लेन्स को क्या बोलते हैं, गंगेटिक प्लेन्स को ग्रीनरीज ऑफ द इंडिया है, ये इंडिया की ग्रीनरी है या ग्रीन बास्केट है इंडिया का, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ जैसे बताया था कि नदियां जैसे ही पहाड़ों से निकलती हैं, तो हिमालयन रिवर के बारे में, जैसे ही वो पहाड़ों से निकली तो मोटे मोटे सेडिमेंट को यहीं डिपॉजिट कर देती हैं, तो इसको बोल देते हैं हम बब्बर रीजन। और उसके बाद जो है, और ये वहां पे उसके बाद ये वाला रीजन है जहाँ पे मोस्टली फैंस वगैरह बनते, तो इसको बोलते तराई रीजन। तो इसमें थोड़े पतले सेडिमेंट होंगे, उतने मोटे नहीं होंगे, लेकिन ये इतने काफी मात्रा में होते, तो रिवर जो है, रिवर यहाँ से जो आ रही होती है वो इसके नीचे चल रही होती है, जो स्ट्रीम्स हैं दे फ्लो बिलो दिस। तो इनफैक्ट तराई जो है काफी
मतलब कई बार तो हमें ऐसा लगेगा, हालांकि तराई इंडिया में खत्म ही हो चुके हैं, एग्रीकल्चर के लिए बहुत एक्सटेंसिवली रिक्लेम कर लिए गए हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और तो लेकिन अदरवाइज तराई बेल्ट में आपको यू विल सी के अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स हैं काफ़ी, मतलब जो ऊपर वाले स्टोन्स के, लेकिन इन जनरल यू वॉन्ट सी देम मच नाउ, सो दे हैव बीन रिक्लेम्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो आप नदी जैसे ही निकलती है, बहुत मोटे मोटे पत्थरों वाला जो रीजन होता है, यहाँ डिपॉजिट करती जाती है इनको, इसको बोल देते हैं आप भाबर प्लेन्स। दीज आर प्लेन्स, ऑफ कोर्स दे आर प्लेन, यहाँ पे अब स्पीड एकदम से कम हो गई है। देन उसके बाद आपके तराई प्लेन्स बन जाते हैं। एंड जब एकदम फ्लैट रीजन में बन जाते हैं तो हम उसमें दो तरीके, दो दो प्लेटफॉर्म होते हैं एक तरीके आपके, एक होते हैं आपके भांगर प्लेन्स और एक होते हैं खादर प्लेन्स। तो ये स्टार्टिंग वाले जो खादर प्लेन्स हैं, जो रेगुलरली फ्लड होते रहते हैं, ऑलमोस्ट हर साल फ्लड आएगी, ये हो जाएंगे, और कई बार ज्यादा फ्लड आ गई तो पानी यहाँ तक चढ़ जाता है ऊपर वाले प्लेन्स तक। जो सेकेंडरी प्लेन्स हैं वो आपके भांगर प्लेन्स हैं, तो वो रिन्यू हर साल नहीं होते, वंस अपॉन ए टाइम बहुत आया तो दे, बट दे आर आल्सो पार्ट ऑफ अ प्लेन्स। तो अगर ये रिवर का चैनल है, रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लड होता है, इसको बोलेंगे खादर प्लेन्स। So they are flooded almost every year, they are once upon a time, so they are like this कि ये रिवर का चैनल है, तो ये वाले प्लेन्स जो हैं और उसके, ये रिवर आपकी इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो दिस पोर्शन, दिस इज योर, दिस पोर्शन इज योर खादर प्लेन्स। और उसके ऊपर भी जो है आपका ये जो होता है, ये वाला पोर्शन जो है, यू कॉल इट भांगड़ प्लेन्स। तो खादर एंड भांगर, ठीक है, तराई एंड भाबर, ये वर्ड आप हालांकि जिन्होंने जो तैयारी कर रहे हैं वो पहले से सुनते आ रहे होंगे, ठीक है। तो नदी की घाटी हो गई, नदी की घाटी हो गई, नदी इस तरीके से फ्लो कर रही है आपकी। ये आपके जो रेगुलरली फ्लडेड होते हैं इनको बोलते हैं खादर प्लेन, उसके ऊपर वाले जो प्लेन्स है उनको बोल दिया हमने भांगड़ प्लेन। उससे पहले जब रिवर आ रही थी तो ये वाली बेल्ट हो गई आपकी तराई की, और ये जो स्टार्टिंग में मोटे वाले पत्थर थे उसको बोलिएगा भाबर। तो भाबर, तराई, भांगर एंड खादर, ये हिंदी के ही नाम है, ठीक है। तो अंग्रेजी हिंदी में नाम इनका सेम ही है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं तीसरा जो था, तब आपने फैंस पढ़ लिए, फैन पढ़ने का प्लेन्स पढ़ लिए, अब आते हैं आपके डेल्टा। तो डेल्टा वो वाला रीजन है जहाँ पे आपका स्लोप बहुत ही कम हो जाएगा, और रिवर में जितने भी सेडिमेंट होंगे, तो जो सबसे छोटे पार्टिकल्स है वो यहाँ आके डिपॉजिट हो जाते हैं, और जितने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं आपकी सॉइल के अंदर, वो उतनी ही फर्टाइल सॉइल होती है, और ग्राउंड वाटर भी उसके बहुत पास में होता है, तो मिनरल्स भी उसमें बहुत ज्यादा हैं। तो फर्टिलिटी ऐसी लैंड की, फर्टाइल सॉइल का मतलब बड़ी उपजाऊ जमीन होती है। तो डेल्टा जो है, तो इसलिए जो बोलते हैं कि जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी वो नदियों के किनारे ही नहीं बनी थी, वो इनफैक्ट डेल्टाओं के किनारे पर ज्यादा बसी हुई थी, जहाँ रिवर डेल्टा बनाती हैं, जो फ्लड प्लेन्स होते हैं जहाँ फ्लडिंग होती है कॉमनली, उन एरियाज में थी। तो नदी का तो लंबा बहुत किनारा होता है, कि नदी जो है लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल देखोगे तो पहाड़ों से चलती हुई आई प्लेन्स में मेंडर करती है, लेकिन जो फ्लड प्लेन्स थे वहां पे जो आपकी फर्टाइल सॉइल है वो वहां पे डिपॉजिट होती है। तो जहाँ डिपोजिशन स्टार्ट होता है वो वाले रीजन जो थे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए हमेशा से, क्योंकि अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, तो जो जब तक आदमी जंगल में था, ही वाज फाइटिंग फॉर लाइफ, एवरी डे देयर वाज अ स्ट्रगल, ही वाज नॉट इवन श्योर के अगले 10 दिन में दोबारा खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब फर्टाइल प्लेन्स की तरफ गया, डेल्टास की तरफ गया, तो ही वाज श्योर कि इस साल एग्री क्रॉप करेगा तो करेगा ही करेगा, तो फूड अश्योर हो गया उसका, सब कुछ हो गया, तो पॉपुलेशन स्टार्टेड ब्लूमिंग। तो अर्लियर सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड अराउंड डेल्टाज एंड फ्लड प्लेन्स। तो ये हिस्ट्री को कनेक्ट कर सकते हो आप ज्योग्राफी से, बिकॉज क्वेश्चंस कम अक्रॉस द सब्जेक्ट्स। तो ये आपका ये आपकी जो नाइल रिवर है, नाइल रिवर का डेल्टा है, तो ये एक आर्क की शेप में है, गणित में इस टाइप के शेप को बोलते हैं आर्क। ये जैसे अगर एक सर्कल हो गया तो सर्कल के ये वाले हिस्से को बोलेंगे आर्क, तो इसलिए बोलते हैं कि ये आर्क्वेट डेल्टा है, ठीक है। तो आर्क्वेट फॉर्म में बना है डेल्टा। तो डेल्टा टाइप, और दूसरा क्या है कि गणित में एक और सिंबल होता है इस टाइप का, उसको बोलते हैं डेल्टा। तो गणित के उस सिंबल से ज्यादातर रिवर के माउथ, ये रिवर का माउथ है,
तो ज्यादातर रिवर के माउथ हैं, उनकी जो सेडिमेंट डिपॉजिट करने के बाद जो फोटो ऊपर से लोगे आपको, तो वो डेल्टा टाइप की दिखाई देती है, तो इसलिए नाम दे दिया गया इसका डेल्टा। ठीक है, तो ये वो प्लेसेस है जहाँ से डेल्टा, जहाँ पे आपका रिवर का माउथ होता है, रिवर अपने सारे सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है, यहाँ के बाद इरोजन खत्म हो जाता है, रिवर जो है बेस लेवल से मैच कर जाती है, ओशियंस में मिल जाती है और इसी लेवल में मिल जाती है, और यहाँ पे देयर इज नो सेडिमेंट कैरी नहीं करती, तो ये इस तरीके से यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके डेल्टा बन जाते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि भाई डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर है। ये नदी आई, एक एस्चुरी नाम की ये नदी आई और नदी का माउथ आया, माउथ पे इसने बनाया डेल्टा, और ये भी एक नदी है जो आ रही थी और इसका माउथ पे बना एस्चुरी। ठीक है, तो एस्चुरी और डेल्टा में अंतर समझ में नहीं आता। अब एस्चुरी का हिंदी मुझे नहीं पता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आप समझ लो कि नदियां अपने माउथ पे दो ही चीजें बनाती हैं, एस्चुरी या डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा तो ये डिपॉजिट है, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको ये लैंड का जो है, लैंड प्रोपोगेट कर गई है, लैंड का एक्सटेंशन है ये पानी के अंदर, आपके ओशियंस के अंदर जो है लैंड और बढ़ के जमा हो गई है। तो डेल्टा इज एक्सटेंशन ऑफ लैंड इनटू द वाटर और एस्चुरी इज एक्सटेंशन ऑफ ओशियन इनटू द लैंड। तो एक्सटेंशन ऑफ ओशियन जो है अंदर तक चला गया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक जो है अंदर तक चला गया आपका सी वाटर। तो ये ऐसी जगह एस्चुरी होती है। तो सी वाटर अंदर तक चला गया, ऐसा कैसे हुआ? वो ऐसा होता है कि जनरली यहाँ पे क्या था, इसकी जो प्रोफाइल थी लॉन्गिट्यूडनल कुछ इस तरीके की थी कि आपकी रिवर ने जो स्टार्टिंग किया वो उतनी हाइट से स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो कम होते होते फ्लैट हो गई, इस टाइप से हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा हो कि आपकी नदी जो है एकदम ऊपर से नीचे गिरे, एकदम गिरे और गिरते ही समुद्र में चली जाए, तो क्या ये रुकेगी क्या? यहाँ पे ये रिवर जो है यहाँ अगर हाइट से गिरेगी तो इसका स्पीड कम नहीं हो रहा है, तो जब इस रिवर का स्पीड कम नहीं होगा तो वो कट करते करते नीचे तक चल दी जाएगी, तो लैंडफॉर्म को कट कर देगी, तो ओशियन वाटर को अंदर घुसने के लिए जमीन जगह मिल जाएगी। तो दीज एस्चुरी वहां बनती है जहां रिवर जो है अपने माउथ पे स्टॉप नहीं होती, रिवर अपने माउथ पे बहुत ज्यादा स्पीड रखती है, तो जो बहुत हाइट से गिर रही हैं आप देखोगे इंडियन पेनिनसुला में, इंडिया में जो वेस्ट फ्लोइंग है, पश्चिम की तरफ जो रिवर जा रही है ज्यादातर, नर्मदा और तापी को छोड़ दो, तो पश्चिम की तरफ जो आपके वेस्टर्न घाट वाले रीजन से जो गिर रही है नदियां, जो वेस्टर्न घाट वाले जो पहाड़ों से नीचे गिर रही है नदियां, तो वो क्या करेंगी? क्या वो रुकेंगी जैसे कि आपके जो डेल्टा बनाने वाली नदियां धीरे 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 स्पीड कम होती जाती है और वो डिपॉजिट करती? नहीं, वो सीधे ओशियन में कट करती हुई चली जाएंगी, तो जिस लैंड के हिस्से से टकराएंगी वहां पे उसको भी कट करते करते तो ओशियन के अंदर तक चली जाएंगी। तो ये वाला लैंड का पोर्शन कट हो जाएगा तो ओशियन तो भैया जब उसे जगह मिलेगी तो वो उधर घुस जाएगा पानी। तो एस्चुरी इज एक्सटेंशन ऑफ ओशियन इनटू द लैंड एंड डेल्टा इज एक्सटेंशन ऑफ लैंड इनटू द ओशियन। जब आपकी रिवर बहते बहते एकदम मर गई है, उसका एकदम स्पीड कम हो गया है, ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, देयर इज नो इरोजन एट ऑल, अब यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही, सब डिपोजिशन हो रहा है, लेकिन एस्चुरी के टाइम पे नदी अभी भी एक्टिव है, ये कट करती जा रही है इसको, इट इज फॉलिंग लाइक एनीथिंग एंड इट इज कटिंग। ठीक है, तो ये अंतर है एस्चुरी और डेल्टा में, राइट। तो यहाँ पे आके नदी एकदम खत्म हो गई है, उसका कोई स्पीड नहीं है, अगर मैं देखूं तो एकदम फ्लैट आ गई है, अब इसका जीरो हो गया है वेलोसिटी यहाँ पे ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ स्पीड से आ रही है तो इट इज कीप्स ऑन कटिंग। तो जब इसने कट कर दिया तो ये जो है ओशियन इसकी तरफ बढ़ गया। तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ लैंड, डेल्टा इज डेल्टा इज एक्सटेंशन ऑफ लैंड इनटू द ओशियन, जो रिवर धीरे धीरे खत्म हो गई स्पीड उनकी, और जो बहुत फास्ट स्पीड से जा रही है ओशियन के अंदर, दे आर कटिंग द लैंड एंड अलाउइंग द ओशियन टू एंटर टुवर्ड्स द लैंड। तो एस्चुरीज आर जो आपके ये खेती के लिए जाने जाएंगे, और ये आप इंसान यहाँ रह रहा होगा तो वो आराम से फिश पकड़ के ले आएगा, थोड़ा बड़ा एरिया होगा तो जहाज बाज भी खड़े कर लेगा अपने। ठीक है, तो ये एस्चुरीज जो हैं दे आर मार्सी लैंड जो है ओशियन जो है इसमें अंदर तक आ गया है। ठीक है, तो दे विल बी नोन फॉर दीज एक्टिविटी, फिशिंग एक्टिविटीज एंड ऑल। तो आपके वेस्टर्न घाट पे ये मिलेंगे। तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ ओशियन इनटू द लैंड एंड दिस इज एक्सटेंशन ऑफ लैंड इनटू द ओशियन। यहाँ पे रिवर की स्पीड एकदम जीरो हो जाएगी, वो डिपॉजिट करेगी, यहाँ बड़ी स्पीड से कट करते हुए ओशियन के अंदर तक जाएगी।
ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एस्चुरी एंड डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप, डेल्टा में यहाँ डिपॉजिट हो गया, और डेल्टा पे रिवर का जो चैनल है वो बाइफर, नदी जो है कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है। एक चैनल ये हो गया, एक चैनल, छोटे छोटे चैनल्स, मेन चैनल से अब जो छोटे छोटे कई चैनल बन जाते हैं, तो इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो रिवर अपने माउथ पे, ये उसका माउथ है, रिवर ऑन इट्स माउथ गेट डिवाइडेड इनटू मेनी डिस्ट्रीब्यूटरीज। और कई जो डिस्ट्रीब्यूटरी इस तरीके से डिवाइड होती हैं, तो किसी को लगता है कि बर्ड का फुट है, चिड़िया का पैर है, तो मिसिसिपी मिसौरी रिवर का जो डेल्टा है गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर, उसका शेप जो है बर्ड फुट की तरह है, तो उसे बर्ड फुट डेल्टा बोल देते हैं। एग्जामिनर भी इतने इंटरेस्टेड हैं कि अरे पूछते हैं लोगों को थोड़ा बहुत डेल्टा के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। दे आस्क बर्ड फुट डेल्टा बताइए किस नदी का डेल्टा है। एंड पुअर सोल्स जो कभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़े बोलते ये भी कोई सवाल है क्या। तो उसी तरीके से आप इसे, लेट्स कम बैक। एस्चुरी में क्या है कि नदी की स्पीड बहुत तेज है, वो कट करते हुए आ रही है, नीचे तक चली गई, तो ओशियन को जगह मिल गई, वो बोला कि चलो भैया नाउ दिस लैंड मास हैज बीन इरोडेड, so this land mass has been eroded by this fast flowing river, so this ocean has entered into it। ठीक है, तो ओशियन एंटर हो गया। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द, अच्छा लगून के बारे में आई विल टॉक अबाउट जब एरोजन वाले आएंगे। तो लगून क्या होते हैं? ओशियन वाटर है जो कि लैंड के बीच में फंसा पड़ा है, दे आर कॉल्ड लगून्स। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी आप अंडमान की तरफ जाओगे बहुत सारे लगून देखने को मिलेंगे, विजिट करके आओगे आराम से। पहले एग्जाम निकाल लो, उसके बाद विजिट का प्लान बनाना। तो एस्चुरी क्या है? ये देखो नदी की स्पीड तेज थी और ये इसको कट करती हुई जा रही, तो ओशियन जो है अंदर तक आ गया, ओशियन वाटर है कम इनसाइड। ठीक है, दीज आर एस्चुरीज, दीज आर नॉट डेल्टा। डेल्टा होता तो क्या होता, यहाँ तक ये जो है, यहाँ सैंडी सैंड होती है, लैंड, यहाँ पे जाके फाइन सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए होते, तो ये डेल्टा होता। लेकिन अब ये ओशियन अंदर की तरफ आ गया, तो ये आपका क्या है, एस्चुरी। एक ऊपर से फोटो लिया हुआ है, ठीक है, ये है आपका डेल्टा। देखिए ये सारा लैंड यहाँ डिपॉजिट हो गया, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, ये आपका डेल्टा है। तो अब ये तो हो गई बात आपकी नदियों के कोर्स की, लॉन्गिट्यूडनल कोर्स की। अब बात करते हैं ड्रेनेज बेसिन की, जो मीडियम बीच में था कि ड्रेनेज बेसिन होता क्या है। तो ड्रेनेज का मतलब, बेसिन आपने घर में देखा ही होगा, ज्यादातर घरों में अभी है, ज्यादातर घरों में बेसिन होता है जहाँ पे सुबह सुबह आप खड़े होकर अपने ब्रश करते हैं टीथ को, और जहाँ पे जनरली किचन में, हर किचन में बेसिन लगा होता है। तो बेसिन क्या है, वो वाला पार्ट ऑफ, अब लैंड का वो हिस्सा जहाँ से पानी एक जगह जाए। अब बेसिन में जितना भी पानी चलाते हो, बर्तन वर्तन धो के, सब एक पाइप से निकल जाता है ना। तो नेचर में भी ऐसे बेसिन है। तो ये जो नदी है, ये इसका पाइप समझ लो इस लैंड से, और इस लैंड पे गिरने वाला सारा पानी जो है कहीं से भी इकट्ठा होके अब इधर से निकल रहा है। तो दिस इज रिवर बेसिन, दिस इज रिवर बेसिन। तो अब ये नदी है, अब इस नदी में ये छोटी सी एक स्ट्रीम हो गई, एक स्ट्रीम ये हो गई, तो ये वाला एरिया इसका कैचमेंट एरिया, यहाँ से ये पानी कैच कर रही है, ये इधर वाले से कैच कर रही है। अगर इस रिवर का कैचमेंट बोलोगे तो ये पूरा का पूरा बेसिन जो है कैचमेंट एरिया ही होता है मेन रिवर का। कैचमेंट का मतलब जहां जहां से पानी उसको मिल रहा है। तो हो सकता है कोई ग्लेशियर हो, उससे भी पिघल के आ रहे हो, तो ये आराम से चले आ रहे हैं, ये वाले पोर्शंस जहां से पानी आ रहा है। और तो वो पीस ऑफ लैंड जहां से पानी गिरकर एक कॉमन आउटलेट से निकल रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं, उस स्ट्रीम का बेसिन। अगर उस स्ट्रीम का बेसिन वही होगा जहां से वो मतलब पानी ले रही है, जिन जिन एरिया से। और ये क्या है, आपका वाटर डिवाइड है। ठीक है, ये वाटर शेड है एक तरीके से, ये वाला पानी इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। कोई भी रिवर जो होगी वो अलोंग द स्लोप ही जाएगी। पानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि नदी इधर से उठा के ऊपर चल रही, किसी को ऐसा लगता है क्या? भाई नदी ऐसे नहीं हो सकती। ठीक है, आप में एनर्जी है, यू कैन वॉक अपसाइड, दैट शोज योर स्ट्रेंथ, बट रिवर्स आर ऑलवेज कॉन्सिक्वेंट, रिवर्स ऑलवेज फॉलो द टोपोग्राफी। इसलिए अगर आप ऊपर से वो चलाएंगे, इधर से इधर की तरफ डाउन स्लोप आपकी ट्रेन चलेगी, तो बोलेंगे डाउन, और आपकी ट्रेन ऊपर की तरफ जाती है तो अप। तो डाउन डाउन अप का आपने देखा होगा साइन, बचपन में भी कभी ट्रेन से ट्रेवल करे होंगे, आजकल तो ऑनलाइन
बुकिंग होती है तो यू डोंट पे मच अटेंशन। नहीं, पहले स्टेशन पे लिखा होता था 7:30 अप डाउन, तो अप डाउन लिखा रहता था। ट्रेन जो है अगर स्लोप में ऊपर चढ़ रही तो अप है या डाउन है। नदियां हमेशा ऐसे ही फ्लो करेंगी डाउन द स्लोप। नदियां विल ऑलवेज बी, ऐसी नदियां जो कि स्लोप के वो डाउन द स्लोप फ्लो करती हैं उनको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्लोप दे आर फ्लोइंग, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्लोप, तो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कही जाती हैं। तो नदियां ये इसका ये एक तरीके से ये कहेंगे कि ये आपका पोर्शन जो है ये वाटर डिवाइड लाइन हो गया आपका, या फिर इसे कह सकते हैं कि वाटर सेड हो गया। ठीक है, ये वाले पोर्शन से इधर आएंगे, ये वाटर विल सेड इन दिस डायरेक्शन। एंड वैसे वाटर सेड वो होता है कि जहाँ से ये बेसिन को भी आप वाटर सेड बोलते हैं। ठीक है, तो कोई ज्यादा जब वाटर सेड मैनेजमेंट नाम की बात करते हैं तो आप वही मतलब वाटर सेड छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, माइक्रो वाटर सेड भी होते हैं। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे अब तक, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट वाटर सेड, मैं उसे अलग से कर लूँगा क्योंकि वी हैव डिवाइडेड आवर स्ट्रीम्स इनटू द माइक्रो वाटर सेड। हम जब ग्राउंड लेवल पे है, जब हम एक्चुअली में हम वर्क करते हैं किसी रिवर को रिस्टोर करने के लिए, तो हमारा सारा का सारा फोकस जो होता है माइक्रो वाटर सेड पे होता है। और माइक्रो वाटर सेड का गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है हम लोगों को, तो हम ग्राउंड लेवल प्लानिंग में हम उसे ही यूज करते हैं माइक्रो वाटर सेड्स को। उसी के बेसिस पे हम चेक डैम्स बनाते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर में बनाते हैं, चेक डैम्स बना दिए हमने और पॉन्ड्स बना दिए, तो बहुत सारे फीचर्स बनाते हैं सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन करने के लिए। वहां पे हमें माइक्रो वाटर सेड की बहुत आवश्यकता पड़ती है। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन राइट नाउ जस्ट फोकस अपॉन बेसिन। ठीक है, ड्रेनेज का मतलब पानी जहाँ से ड्रेन होता है, आपके घर के किचन के अंदर लगा हुआ वो जो गड्ढा है वो भी बेसिन है। एंड दिस इज नेचुरल बेसिन। तो ये नदी जहां से पानी कलेक्ट करके ला रही है, जिस जिस हिस्से से कलेक्ट आ रही है, वो सब पीस ऑफ लैंड उसका बेसिन है। अब जो नदी को आप लेना चाहो, जो नदी आपके क्वेश्चन में जिसको आप फोकस कर लो, तो सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस नदी का बेसिन बताइए मुझे, इस नदी का, तो अगर इस नदी का बेसिन बताना है तो ये सारा लैंड हो गया जहां से इसमें पानी गिर रहा है। अगर इस नदी का बेसिन पूछना है, इस नदी का, तो वो सारा हिस्सा लैंड जहां से इसमें पानी गिर रहा है। तो इस नदी को जहां जहां से पानी मिल रहा है वो इसका बेसिन। तो कहने का मतलब आपके जो किचन में जो बेसिन के नीचे पाइप लगा है, वो जिस जिस एरिया से पानी ले रहा है वो उसका बेसिन है। तो आपके किचन का बेसिन तो आपने लगा ही रखा है, तो देख लिया। तो नेचर में भी इसी तरीके से बेसिन है, तो वर्ड वही है, बेसिन का मतलब गड्ढा। आप जैसे बोलना चाहें, बेसिन का मतलब ये हुआ जो नेचर के अंदर जो अर्थ का वो टुकड़ा, अर्थ का वो हिस्सा, वो लैंड फॉर्म। अगर मैं इसे और अंग्रेजी में बड़ी बड़ी में बोलूं आपको डराने के लिए, जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट बोल सकता हूँ। जियो का मतलब पृथ्वी की, हाइड्रोलॉजिकल मतलब वो यूनिट जिसमें हम पानी की स्टडी कर रहे हैं। तो पृथ्वी का वो टुकड़ा जिससे पानी जो है एक कॉमन पॉइंट पे आता है, तो दिस इज अ जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। डराने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट इसका मतलब समझ लो। तो एक किसी भी रिवर का वो बेसिन का मतलब वो सारा हिस्सा लैंड का जहाँ से उसे पानी मिल रहा है। अच्छा, रिवर हमेशा स्लोप पे डाउन ही फ्लो करेंगी। और ये वाटर डिवाइड लाइन हो गई, आपकी ड्रेनेज डिवाइड लाइन हो गई। और इधर अगर ऑफ कोर्स अगर ये जो है इधर की सारी स्ट्रीम्स इधर जाएंगी, इधर की सारी स्ट्रीम्स इधर जाएंगी। ठीक है, ओके। और ड्रेनेज का एवोल्यूशन की बात करें कि भाई जस्ट गो बैक इन द हिस्ट्री, तो ऐसा हो सकता था कि पहले ऐसा हो रहा था। देखो कई बार क्या होता है, यहाँ से एक नदी निकली और वो ऐसे जा रही थी, काम चल रहा था, और इधर से पानी ऐसे बह के आ रहा था और ये नदियां ऐसे जा रही थी। अब जैसे धीरे धीरे नदियां बह रही, तो ये इसको इरोड भी कर रही थी। तो ये ऊपर की तरफ जब इरोड करती है तो हम उसे बोलते हैं हेडवर्ड एरोजन। धीरे 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 ये पानी इरोड करते करते ये वाला लैंडफॉर्म ऐसा हो सकता है कि एक दिन ऐसा, और ये भी इसको थोड़ा थोड़ा इरोड कर रही थी पीछे से, तो बाद में ऐसा हो सकता है कि ये जो है इधर ही जाने लगे। तो हिस्टोरिकली तो ये इधर जा रही थी, लेकिन जब जैसे ये कट गया तो पूरा लैंड मास ये इधर चला गया। तो अब ये जो रिवर थी ये छोटी वाली, अब ये रिवर जो है, इस रिवर ने कैप्चर कर ली, तो इसको हम बोलते हैं कैप्चर्ड स्ट्रीम। तो रिवर्स कैन आल्सो बी कैप्चर्ड, दे कैन आल्सो बी स्टोलन, उनकी भी चोरियां हो सकती हैं। और ये चैनल अब ड्राई रह गया,
ये चैनल अब ड्राई रह गया और इसके आसपास रहने वाले लोग अगर होंगे तो उनको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी नदी चोरी हो गई। तो नदियाँ चोरी हो सकती हैं, स्ट्रीम्स की भी पायरेसी हो सकती है, इनको कैप्चर्ड रिवर बोलते हैं, कैप्चर्ड। तो स्ट्रीम पायरेसी बिल्कुल हो सकती है, नेचर सब कुछ कर सकती है, आपके लैंड फॉर्म पे डिपेंड करता है। तो ये तो नाम हमने दे दिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रीम का जो पास्ट देखेंगे तो द स्ट्रीम में हैव चेंज, पहले इधर फ्लो कर रही थी, अगर मैं ये बोलूं कि ये स्ट्रीम पहले इधर फ्लो करती थी, अब ये स्टार्टेड फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो उसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पहले इंडस जो है इस तरफ फ्लो करती थी, फिर स्टार्टेड फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो रिवर्स हैव चेंज देयर कोर्स हिस्टोरिकली, दे हैव बीन कैप्चर्ड, they have been captured. So depending upon the मतलब लैंड फॉर्म्स में क्या चेंज आया है उसके हिसाब से स्ट्रीम कैन आल्सो बी कैप्चर्ड। तो ये स्ट्रीम को कैप्चर कर लिया इस वाली मेजर स्ट्रीम ने, तो अभी ये पहले इधर जा रही थी, अब इसको फॉलो करने लगी, इधर आ गई। सो इट हैज बीन कैप्चर्ड, ठीक है। तो स्ट्रीम पायरेसी हो सकती है, तो जस्ट अ वर्ड है, तो जो आपको परेशान ना करे इसलिए मैंने बता दिया। ऐसा भी हो सकता है, देखो ड्रेनेज की डायरेक्शन बदल सकती है अगर इवोल्यूशन की बात करें तो। जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका पास से तो जस्ट टूटे होंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर रिज बनी होंगी। तो इनफैक्ट ये वाला पोर्शन ऊंचा हुआ करता था और नदियां इधर की तरफ जाती थी। अमेजन रिवर जो है आपकी इधर से इधर जाती थी, लेकिन जैसे ही ये अटलांटिक ओशियन ओपन होना स्टार्ट हुआ, बड़ा हुआ, और ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स व्हाट हैज हैपेंड, इधर नाजका प्लेट मिल गया, तो ये इसके नीचे सबडक्ट होने लगा कि ये वाला पोर्शन जो है माउंटेन में कन्वर्ट हो गया। अब ये माउंटेन में कन्वर्ट हो गया तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो अब जो है आपकी अमेजन रिवर इधर जाती है। तो डिपेंड कर हिस्टोरिकली, तो ये जो इसका एंडीज माउंटेन के बनने की वजह से जब इसके अंदर नाजका प्लेट सबडक्ट करने लगी, अमेजन नदी का जो फ्लो है वो चेंज हो गया। तो टेक्टोनिक अपलिफ्ट भी जो है एक रिवर के फ्लो को चेंज करता है, क्योंकि रिवर हमेशा डाउन स्लोप ही जाएगी। जो टोपोग्राफी होगी, जो लैंड की सरफेस होगी, उसकी जो स्लोप होगी उसके अकॉर्डिंग ही रिवर आपकी जाएगी, ठीक है। एक हिस्टोरिकल एग्जांपल था तो मैंने आपको ऐसे दे दिया। कई बार क्या होता है कि कुछ रिवर्स ऐसे हो सकती हैं, देखो ड्रेनेज, कुछ एंटीसीडेंट रिवर, पहली बार नाम आया है एंटीसीडेंट, आई विल टॉक अबाउट दैट। तो एंटीसीडेंट होती है और कौन, ये एक एंटीसीडेंट होंगी और दूसरी हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। तो कॉन्सिक्वेंट का तो सीधा सा मतलब है जैसी टोपोग्राफी ऐसी नदियां। एंटीसीडेंट क्या है, एंटी का मतलब ओल्ड होता है, तो ये आपके एंटीसीडेंट्स क्या है, मतलब पास्ट क्या है इस व्यक्ति का, नहीं बोलते हैव यू चेक द एंटीसीडेंट्स, तो उसकी पास्ट गतिविधियां देखिए। तो नदियों के भी पास्ट हैं और ये नदियां जो हैं आपके लैंड फॉर्म से पुरानी है एंटीसीडेंट रिवर्स। तो कई बार क्या होता है कि जो रिवर्स थी पुराने टाइम पे वो म्यांडर करती थी, धीरे धीरे अब ये अपलिफ्ट होने लग गया, ये जो आपका जो लैंड मास है, चाहे किसी वजह से फोल्डिंग या फॉल्टिंग किसी वजह से, तो म्यांडर जो है आपके गड्ढों में कन्वर्ट हो गए। तो इनसाइज मतलब कटा हुआ गड्ढे की तरह। तो ये एनसीईआरटी ने भी आपको किताब में दिखा रखा है, ये इनसाइज्ड म्यांडर, ठीक है। तो वो आपको अब यहाँ से ये बस ये देखिए, ये हिस्टोरिकली ऐसे नदी बहते हुए आ रही थी, चल रहा था काम, अब ये अपलिफ्ट होने लग गया वहां से। तो नदी क्या है, और नदी तो ये इसको कट करती रही, तो इस तरीके से इतने इनसाइज्ड आपके म्यांडर्स मिलने लग गए, ठीक है। तो ये इस टाइप के लैंड फॉर्म को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको इनसाइज म्यांडर जनरली प्लेन्स में बढ़ते हैं, तो प्लेन्स तो ठीक है, लेकिन इनसाइज्ड म्यांडर्स कैसे बन सकते हैं, तो किसी जमाने में ये प्लेन में ही थी, अब वो उसका अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट। तो अपलिफ्टमेंट हो गया तो ये इनसाइज्ड कटे हुए गहरे ग्रूव गड्ढेदार म्यांडर्स हो गए। गड्ढेदार म्यांडर्स तो नहीं होते, म्यांडर्स जो पड़े थे, आपने पढ़ा था कि भाई सर आपने तो ये बताया था कि जब रिवर जो है फ्लड प्लेन्स में आती है तब वो म्यांडर करने लगती है। तो ये जो कर्तव्य है, ये जो एक्ट है, दिस इज द एक्ट ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। ऐसा देख के आप बता सकते हो कि ये रिवर जो है आज इस लैंड फॉर्म को देख रहे हो उससे पुरानी है, आज जिस लैंड फॉर्म को देख रहे हो। तो एंटीसीडेंट रिवर क्या है कि मान लीजिए कि ये रिवर थी, इस तरीके से फ्लो कर रही थी, अब इसकी फोल्डिंग स्टार्ट हो गई, तो ये जो है
पोर्शन जो है अपलिफ्ट हो गया। लेकिन ये रिवर फ्लो करती रही, काटती रही, काटती रही, तो अब क्या बन जाएगा रिवर यहाँ से, ये क्या कहलाएगा, गॉर्ज कहलाएगा, नहीं कहला जाएगा? गॉर्ज बोल दो, कैनियन बोल, राइट। तो एंटीसीडेंट रिवर, हिमालयन रिवर जो है, जैसे कि आपकी मोस्ट ऑफ द आपकी हिमालयन रिवर जो हो गई, आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, आपकी इंडस हो गई, आपकी सतलज हो गई, ये रिवर जो है एंटीसीडेंट है, ये हिमालय से भी पुरानी है और हिमालय से पहले से इधर फ्लो करती हुई आ रही थी। अब हिमालय का अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हुआ हिमालय का, और ये उसे कट करती रही, कट करती रही, और हिमालय पहुंच गया 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर ऊंचा, और ये कट करती रही। तो ये अभी भी डाउन द स्लोप ही फ्लो कर रही है, ऐसा नहीं है अगेंस्ट द स्लोप फ्लो कर रही है। यू माइट फील के हिमालय के दूसरी साइड से रिवर हिमालय क्रॉस करके ऊपर चढ़ के नहीं आएगी कोई भी रिवर। रिवर कैन नॉट गो अप, river can always flow down. So rivers are flowing down the slope only, but they are older than this uplifted landmass. जिसका uplifting हुआ था, तो जैसे जैसे इसका uplifting हुआ उससे फास्ट तरीके से ये रोड करती रही, इतना पानी का वॉल्यूम था, तो इरोजन का रेट अपलिफ्टमेंट से ज्यादा था, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, वर्टिकल वो बन गया, ये रिवर यहाँ से जा रही है, तो ये क्या है, ये वर्टिकल वैली बनेगी, तो आपकी क्या हो गया, आई शेप वैली बनेगा। तो आई शेप वैलीज को आप क्या बोलते हो, कैनियंस या गॉर्जेस बोलते हो आप, ठीक है। तो ये एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, ये नाम परेशान करता था कई लोगों को, तो मैंने सोचा कि चलो बात कर लिया इनके बारे में। तो ये एंटीसीडेंट रिवर्स पे फिर दोबारा से एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि ये आपकी नदी आ रही थी, इधर से पानी कलेक्ट किया, इधर से कलेक्ट किया ये सब, और इधर यहाँ मिल मिला के ये इधर समुद्र में जा रही, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ, यहाँ प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट हो गया और ये वाला पोर्शन अपलिफ्ट हो गया, माउंटेन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ आपके ये इसकी वजह से यहाँ पे वोल्केनोज बन गए। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ये नदी जो काटती रही, तो इस वाले पोर्शन में इसको कट करती रही, तो फिर भी ये इधर ही आ रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि नदी ऐसे ऊपर चढ़ रही है फिर नीचे उतर रही है, ऐसा हो नहीं सकता। वाटर कैन फ्लो डाउन द ग्रेविटी ओनली, ठीक है। So rivers are still coming in this direction, but now this is a antecedent river. इस लैंड फॉर्म से ये पुरानी है। बहुत सारी रिवर ऐसी होंगी जो यहाँ बनेंगी और यहाँ से इधर जाएंगी, लेकिन ये जो रिवर जो पीछे से आ रही है इधर को कट करती हुई, ये जो स्ट्रीम होगी वो पुरानी है। ये जो स्ट्रीम होगी जो यहाँ से अभी भी आ रही है, कुछ नई रिवर्स पैदा हो सकती है यहाँ से, बट ये जो रिवर है वो अभी भी पुरानी रिवर कही जाएगी, इससे पुरानी है आपकी। We will call it antecedent, old river, or older than your landform. These rivers are older than your landforms, ठीक है। ओके, अब कई बार फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम, सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम, थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम, फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम, इस टाइप से। तो मान लीजिए एक ये रिवर है आपकी, कोई मेन रिवर है, ठीक है, और ये मेन रिवर थी, इसमें एक और रिवर ज्वाइन कर ली, तो ये जब रिवर इनिशियल जो उसका कोर्स है उसमें जो ज्वाइन किया इसने, ये फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम। अब फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स हैं ये, ठीक है। ओके, तो मेन रिवर को जो रिवर ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम है। अब ये मेन रिवर है जिन्होंने डायरेक्टली ज्वाइन किया है इसको, ये मेन रिवर है आपकी, इसको जिसने डायरेक्टली ज्वाइन किया, इसने डायरेक्टली ज्वाइन किया फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम, 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 और इस स्ट्रीम ने भी डायरेक्टली ज्वाइन किया, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर हो गई, इसने भी ज्वाइन किया, ये भी फर्स्ट ऑर्डर हो गई, ये भी फर्स्ट ऑर्डर हो गई, राइट। अब सेकंड ऑर्डर किसको बोलेंगे, जो फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन इसको जो ज्वाइन कर रही है दे आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम्स। अच्छा थोड़ा सॉरी, तो बेसिकली जस्ट फॉरगेट दैट, थोड़ा सा चेंज है। तो जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम है वो क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रीम्स इन अ ड्रेनेज, और टू फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स मिलके जो बनाती हैं उसे हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर, और सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट स्ट्रीम मिल जाएंगे तो हम उनको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो है
दो मिल गई आपस में तो इनको बोले सेकंड ऑर्डर। उसी तरीके से ये दो मिल गई तो ये हो गई सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब ये सेकंड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर मिल गई यहाँ पर तो इसको बोलिए थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर, ठीक है। उसी तरीके से ये दोनों रिवर मिली तो ये बन गया सेकंड ऑर्डर, ये दोनों रिवर मिली तो ये बन गया सेकंड ऑर्डर, और ये सेकंड ऑर्डर वाली मिली तो मिल गया थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर वाली मिली तो ये बन गया फोर्थ ऑर्डर। तो दिस इज लाइक दैट ओनली। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर, तो जो इनिशियल रिवर्स हैं दे आर द फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स, दे मीट दे फॉर्म सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम, सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम्स मीट फॉर्म थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम, थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम्स मीट टू फॉर्म फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम। तो दो फर्स्ट ऑर्डर मिलके बनाएंगी सेकंड ऑर्डर, दो सेकंड ऑर्डर मिलके बनाएंगी थर्ड ऑर्डर, और दो थर्ड ऑर्डर मिलके बनाएंगी फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, तो दिस इज हाउ। एक बार और देख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इनिशियल स्ट्रीम जो मीट करती हैं दो, उनको बोला जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो दो फर्स्ट ऑर्डर मिलके बना देंगी सेकंड ऑर्डर। ठीक है, दो फर्स्ट ऑर्डर मिलके बना देंगी सेकंड ऑर्डर। अब ये दो सेकंड ऑर्डर हैं, दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये सेकंड सेकंड ये बना देंगे थर्ड ऑर्डर। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर इन्होंने सेकंड बना दिया, ये फर्स्ट ऑर्डर इन्होंने ये सेकंड बना दिया, सेकंड सेकंड ने ये थर्ड बना दिया, तो ये दोनों थर्ड थर्ड मीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, फोर्थ ऑर्डर। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम्स बोल दिया, जस्ट नाम दे दिया, नथिंग एनी स्पेसिफिक अबाउट इट। समटाइम यू, तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम कोई नाम ले तो ये मान के चलिएगा उसकी कोई सहायक नदी नहीं है। जब दो नदियां आपस में मिलके आगे बढ़ी हैं तो उसको कहीं ना कहीं कोई नदी मीट की है तो वो सेकंड ऑर्डर है। जब नदी थर्ड ऑर्डर में पहुंच गई तो उस पर दूसरी भी सेकंड ऑर्डर रिवर आके मिली होगी, और फोर्थ ऑर्डर की है तो उसमें काफी सारी रिवर्स मिली हुई है। तो उस इससे आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑर्डर है, इससे ये आइडिया लगा सकते हो उस रिवर का बेसिन कितना बड़ा होगा। फोर्थ ऑर्डर वाली बहुत ज्यादा एरिया से पानी रिसीव कर रही है, थर्ड ऑर्डर वाली उससे कम, सेकंड ऑर्डर वाली उससे कम, और फर्स्ट ऑर्डर वाली सबसे कम एरिया में। तो जो रिवर्स की प्लानिंग होती है, रिवर को अगर बचाना है तो फर्स्ट ऑर्डर वाले एरियाज पे फोकस किया जाता है, क्योंकि वहीं पे हम इरोजन वगैरह सबको रोक देंगे तो हम सारी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा वहां पे रहता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द ड्रेनेज बेसिन कितना रहा होगा, क्या है। ठीक है, अच्छा, अब एक और नाम आता है कॉन्सिक्वेंट रिवर, सब्सिक्वेंट रिवर। तो कॉन्सिक्वेंट रिवर, सब्सिक्वेंट रिवर और ओब्लिक्वेंट और इनसिक्वेंट, ये नाम है, परेशान कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता दूं। और जरूरी नहीं है इनको जानना, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कॉन्सिक्वेंट रिवर का मतलब जो जो है आपकी टोपोग्राफी के साथ फ्लो कर रही है, जैसी लैंड उसके हिसाब से फ्लो कर रही है। ठीक है, और अगर कोई सब्सिक्वेंट रिवर को ज्वाइन कर रही है रिवर, तो उसको बोलते हैं हम जो सॉरी कॉन्सिक्वेंट रिवर। तो ये जो रिवर है ये एज पर ये तो ये फ्लैट प्लेन में ही टेढ़ी है, बट ये इस तरीके से फ्लो कर रही है। अब इसको जो रिवर ज्वाइन कर रही है उसको हम बोल रहे हैं सब्सिक्वेंट रिवर। लेकिन कई बार कुछ ऐसी रिवर्स हमें दिखाई देने लगेंगी कि वो जो रिवर का इसका डायरेक्शन ये था और इसका डायरेक्शन ऐसा हो सकता है, क्योंकि इधर में अगर ऊंचाई ज्यादा है, मान लीजिए यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है, तो ये रिवर इस तरीके से मिलेगी यहाँ पे जाके। तो रिवर अगर ऐसे ही मिल रही है जाके तो वो आपकी सब्सिक्वेंट है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाके मिल रही है, लेकिन फ्लो हमेशा एज पर ग्रेडियंट ही करेगी, तो हम उसे बोलेंगे ऑब्सिक्वेंट। ऑब्सिक्वेंट एंड सब्सिक्वेंट आर टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंट रिवर। और कॉन्सिक्वेंट रिवर वो नदी जो एक तरीके से आपके हर हर वो नदी जो टोपोग्राफी को फॉलो करती है, ये इसकी हाइट इस तरीके से तो नदी इसी तरीके से आ रही है। तो जो मेन नदी है जो इस तरीके से आ रही है उसको हमने बोल दिया है, जो मेन नदी इस तरीके से आ रही है उसको आपने बोल दिया है। तो ये अगर इसका हाइट देखिए, ये बताता है कि इस तरीके से ये हाइट कम होती जा रही है। तो जो मेन नदी इस तरीके से आ रही है उसको बोल दिया आपने कॉन्सिक्वेंट रिवर। इसको अगर कोई नदी इस तरीके से ज्वाइन करती है तो बोल दिया आपने उसको सब्सिक्वेंट, और इस तरीके से ज्वाइन करती है तो उसको बोल दिया ऑब्सिक्वेंट। इस तरीके से क्यों ज्वाइन कर सकती है कि लोकली यहाँ पे ऊंचा एरिया हो सकता है और इसे कट करके इस तरीके से आई हो, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। और एकदम जो रैंडम स्ट्रीम्स होती हैं उनको बोलते हैं इनसीक्वेंट, इनका कोई वही नहीं है। ये तो बोले कि यहाँ पे एरिया ज्यादा था फिर ऐसे घूम घाम के ऐसे चली गई, तो जो किधर से भी जा सके डिपेंडिंग अपॉन द लोकल टोपोग्राफी, जिनका एक फिक्स ऑर्डर है ही नहीं, और नहीं है बिकॉज लैंड मास ऐसा है वहाँ पे। तो उनका कोई गुनाह नहीं है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है कि उनका फिक्स पाथ नहीं है,
उनका फिक्स पास इसलिए नहीं है कि वहाँ टोपोग्राफी उस तरीके की नहीं है। तो कॉन्सिक्वेंट नॉर्मल रिवर्स होती हैं, जो रिवर्स कोई भी मेन रिवर जो है वो कॉन्सिक्वेंट रिवर ही है। एंटीसीडेंट एक कैटेगरी है जो कि पुरानी रिवर्स है, बहुत पहले से। सब्सिक्वेंट जो कॉन्सिक्वेंट है वो बाद में डेवलप हुई है। अब सब्सिक्वेंट जो इस कॉन्सिक्वेंट को ज्वाइन करे, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन से ज्वाइन करे तो उसको बोल देंगे ऑब्सिक्वेंट। तो ये सहायक नदियां हैं, सब्सिक्वेंट भी सहायक है और ऑब्सिक्वेंट भी सहायक है, ये भी इनसिक्वेंट ये भी सहायक ही है, लेकिन ये जो रैंडम है और इनका कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है। सो अब आते हैं ड्रेनेज पैटर्न पे। कल थोड़ा सा बात किया था। तो कोई नदी, ये मेन रिवर है, अब इसमें आके एक ये रिवर जुड़ रही है, एक मैं देखूं मेजॉरिटी में तो ये स्टार्टिंग में छोटी मोटी रिवर्स थी, एक ये मेन रिवर जुड़ गई इसमें, इसकी जो छोटी छोटी सहायक नदियां ये हो गई। ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑर्डर बट लेट्स टॉक अबाउट सहायक नदियां। तो ये नदी है, इसकी ये सहायक नदी हो गई, इसने पानी इसको दे दिया, ये भी सहायक नदी हो गई। तो जो इसको हेल्प कर रहा है, पानी नदी का काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना, ये इसको अपना पानी ला के दे रही है तो इसको हेल्प कर रही है। तो ये मान लो मेन इंसान है और इसके ये मजदूर हैं, इसको हेल्प कर रहे हैं कि लो भैया लो लेते जाओ पानी। तो ये इस टाइप का जो ट्री टाइप की जो शेप, नहीं ऐसा नहीं लग रहा है इसे पेड़ बन गया हो, नहीं, झाड़ियां तो लग रही हैं, पेड़ नहीं लग रहा, तो जिसकी ब्रांचिंग नीचे से शुरू हो गई हो, तो इसी को डेंड्राइटिक शेप बोलते हैं, ट्री लाइक शेप। नहीं, तो झाड़ियां तो दिख रही होंगी, तो यही है, ये डेंड्राइटिक शेप कही जाती है। ये शेप जिस तरीके की लगेगी उसको आपने बोल दिया इसके ड्रेनेज पैटर्न का डेंड्राइटिक पैटर्न है। तो ड्रेनेज पैटर्न ऐसा। अब मान लीजिए ये वॉल्केनो था, इसके माउंटेन पे टॉप पे जो ग्लेशियर्स बना हुआ है, यहाँ से तो पानी पिघल पिघल के नीचे जाएगा, तो ये सारी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो इसको मैं रेडियल ड्रेनेज बोल दूं। ड्रेनेज तो है, पानी तो बह रहा है, तो ये क्या हो गया, रेडियल ड्रेनेज हो गया। तो इसका पैटर्न कैसा हो गया ड्रेनेज का, इस लैंडफॉर्म के ऊपर ड्रेनेज, इस लैंडफॉर्म के ऊपर पैटर्न कैसा हो गया, डेंड्राइटिक। कुछ लैंडफॉर्म जॉइंटेड रॉक से बने होते हैं, तो कुछ रॉक्स को केवल जॉइंट के अलोंग ही उनको इरोड किया जा सकता है, तो जॉइंट के अलोंग ही नदियां इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रही हैं, 90 डिग्री के एंगल्स पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में, बोले कि इधर से ही जाओगे सब जहां जहां जॉइंट है। तो इस टाइप के पैटर्न को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर पैटर्न बोल देते हैं। तो जिस तरीके की ज्योमेट्री दिख रही है उस तरह का नाम दे दिया। अब कोई लैंडफॉर्म ऐसा हो सकता है कि उसमें ये जो है रेजिस्टेंस रॉक की रिज आ जाए बीच में, तो ये इस रिज को कट करना बड़ा मुश्किल है। तो ज्यादातर नदियां जो होंगी वो ऐसे आएंगी और कहीं एक जगह से जहां वीक मिलेगा वहां से कट कर देंगे। तो ज्यादातर नदियां इस तरीके से आ रही थी मेन चैनल में, एंड दे हैव कट द रिज, देन मेन चैनल फिर उसको कहीं एक जगह कट करके इस तरीके से। तो इट्स लाइक मेन चैनल में इस तरीके से आई, लेकिन एक जगह कट किया फिर कट किया फिर कट किया इस तरीके से, क्योंकि रॉक रेजिस्टेंस है उसे हर जगह कट नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप के बोलते हैं पैटर्न को ट्रेलिस पैटर्न। ये चार बहुत हैं, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, डेंड्राइटिक एंड रेडियल पैटर्न। यही बहुत हैं आपके लिए, उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जो अभी ट्रेलिस आपको पैटर्न समझ में नहीं आया होगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ट्रेलिस पैटर्न के लिए एक बड़ा सा फोटो ले लिया। तो अगर ये आपका ये वाला जो रॉक वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, अगर ये रेजिस्टेंट रॉक है तो नदियां यहाँ इसको तो कट नहीं कर सकती, तो ऐसे ऐसे जाएंगी। और कहीं अगर भाग्यशाली हुई थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ अपने आप ही कोई गैप मिल गया या कट हो गया तो ये इधर आ जाएंगी। उसी तरीके से ये जो है कोई एक गैप मिल गया, देन ओनली दे कैन क्रॉस एंड दे विल गो लाइक दिस। सो दे फॉलो अ ट्रेलिस पैटर्न, तो इसलिए इसका नाम दे दिया ट्रेलिस। तो रेजिस्टेंस रॉक आ गए, इस वजह से इसका पैटर्न हो गया ट्रेलिस। ठीक है। तो डेंड्राइटिक पैटर्न जो कि पेड़ जैसा लगता है, ट्री जैसा लगता है, उसका एक और फोटो है, बढ़िया वाला फोटो दिखा दिया आपको, ये डेंड्राइटिक पैटर्न हो गया। उसी तरीके से ये जो वोल्केनो का ये रेडियल पैटर्न तो दिखाई दिया था, जॉइंटेड रॉक्स में जो है आप देख सकते हैं कि इस टाइप के रेडियल पैटर्न, इस टाइप के पैटर्न में आपको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न्स देखने को मिलेगा। और ये आपके रेजिस्टेंस रॉक्स की लेयर बीच बीच में आ जाती है, तो यू विल, ये रेजिस्टेंस रॉक आ गए तो यू विल गेट अ ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है। तो इस तरीके का
तो रेजिस्टेंस रॉक को हर जगह कट नहीं किया जाता, जहाँ जहाँ से कट हुआ है तो उस तरीके से। तो इस तरीके का पैटर्न जो होता है उसको बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है, तो ये 4 तरीके के पैटर्न ही आपके लिए काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा। अब आते हैं इंडियन रिवर्स के ऊपर। ये फिनिश हो रहा है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आई हैव नॉट टेकन मच टाइम। अच्छा, तो इंडियन रिवर्स जो है, आप इंडियन रिवर्स को डिवाइड करते हो 2 हिस्सों में। आप ये तो हिमालयन रिवर्स हैं और दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स है। ये जो इंडिया है, मोस्ट ऑफ द इंडिया जो है आपका इंडियन पेनिनसुला के फॉर्म में, ये है पेनिनसुलर रिवर्स। तो बाकी ये हो गई आपकी हिमालयन रिवर्स, जो कि यहाँ से तो रिवर्स जो है, इधर में इंडस जा रही है, इधर गंगा यमुना आ रही है, इधर ब्रह्मपुत्र आ रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और बाकी ये आपकी पेनिनसुला, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गई और ये कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गई। इसका मतलब कुछ यहाँ पे वाटर डिवाइड लाइन होगी, ठीक है, और एक वाटर डिवाइड लाइन यहाँ तक जाती होगी। यहाँ पे नदियाँ इधर जा रही हैं, इधर से इधर जा रही हैं, ठीक है। तो वाटर डिवाइड लाइन जो है इस तरीके से एक्सटेंड होती है इंडिया की। और तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई, ये वेस्ट फ्लोइंग। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ जाएंगी? अरेबियन सी में। और ईस्ट फ्लोइंग कहाँ जाएंगी? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और हिमालयन रिवर जो है उसमें इंडस रिवर और उसके जो ये कहाँ जा रहे हैं? ये अरेबियन में जा रहे हैं। बाकी कहाँ जा रहे हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र, ये बे ऑफ बंगाल में। तो हिमालयन रिवर जो है उनमें काफी संख्या में नदी जो है वो एंटीसीडेंट रिवर्स है। इन लार्ज संख्या में जो यहाँ पे रिवर्स हैं वो एंटीसीडेंट है। दैट मीन्स दे आर ओल्डर देन हिमालयस एंड दे आर आल्सो यंगर देन हिमालय जो बाद में बनी है। तो दे आर नॉन एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंट रिवर तो है ही सारी की सारी। फिर देन यू हैव पेनिनसुलर रिवर, इनमें वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। कई बार सवाल आ जाता है कि भैया दोनों में अंतर क्या है, बता दो। हिमालयन रिवर में और पेनिनसुला में रिवर में क्या है। और कई बार सवाल ये भी आ जाता है कि ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग में अंतर बता दो, ठीक है। तो ये अंतर मैं बस बता देता हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है, आप आंख बंद करके खुद भी बैठेंगे तो बता देंगे। तो भाई हिमालयन रिवर बहुत ऊंची हाइट से आ रही है, तो वहाँ पे क्या है, माउंट ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो वो सोर्स है। और पेनिनसुला में जब बारिश होती है तो हाईलैंड में जब पानी इकट्ठा होता है वो धीरे धीरे रस्तों से मिलते मिलते जो है बड़े बड़े चैनल्स में चला जाता है। तो पेनिनसुला की जो रिवर्स हैं वो जो है हाई प्लेटूज, हाईलैंड और इन सब चीज़ों में बनी है, लेकिन ये ग्लेशियर से बनी है, हाई माउंटेन्स में। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन दोनों का अलग अलग है। बेसिन का साइज, जो हिमालयन रिवर्स होंगी उनका बेसिन साइज काफी ज्यादा होगा, लेकिन इनके बेसिन उतने बड़े नहीं होंगे। इनके बेसिन इतने बड़े नहीं होंगे क्योंकि हिमालयन रीजन जो है अपने आप में काफी बड़ा है और काफी ज्यादा उसके अंदर हाइट है। तो कई जगह से जो है नदियां उसमें जुड़ती हुई आ रही हैं, तो इसलिए उसका बेसिन बहुत ज्यादा बड़ा है। और उसका दूसरा क्या है कि नदियां बहुत लंबी दूरी तय कर रही हैं, तो ऑल अलोंग इट्स पाथ इट्स गेटिंग वाटर फ्रॉम ऑल द साइड। तो जितना लंबा पाथ उतना ज्यादा लंबा, उतना ज्यादा बड़ा बेसिन, एक ये भी कारण है। तो हिमालयन नदी जो है बहुत लंबी चलती है। लाइक आप हिमालय गंगा को देखेंगे तो 2500 किलोमीटर चलती है, तो ब्रह्मपुत्रा को देखेंगे तो और भी ज्यादा चलती है। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो, लेकिन ब्रह्मपुत्रा इंडिया में कम चलती है, तो इंडिया की सबसे लंबी रिवर तो आपकी गंगा ही है, ठीक है, लंबाई में। तो आप देखेंगे तो जो हिमालयन रिवर है उनके बेसिन काफी बड़े हैं और इनके बेसिन छोटे हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारी हिमालय में एंटीसीडेंट रिवर भी मिलेंगी, इनकॉन्सिक्वेंट भी होंगी, और ज्यादातर का पैटर्न डेंड्राइटिक होगा। लेकिन प्लेटू के अंदर क्या होता है, ज्यादातर आपकी जो नदियां होंगी वो एंटीसीडेंट नहीं होंगी, कोई भी एंटीसीडेंट नहीं मिलेगी। जो नदियां होंगी उनमें ट्रेलिस, रेडियल या रेक्टेंगुलर टाइप की पैटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये नदियां किस टाइप की वैलीज बनाएंगी? वी शेप वैली बनाएंगी, क्योंकि डीप कटिंग करेंगी। यहाँ उतनी ज्यादा डीप कटिंग नहीं मिलेगी, तो यहाँ वी शेप वैलीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये नदियां क्योंकि इनका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, ग्लेशियर से, तो ये पेरिनियल होंगी, पूरे वर्ष जो है लगातार बहती रहेंगी। लेकिन ये सीजन पर डिपेंड करेंगी, बारिश होने के, मानसून के 4-5 महीने बाद तक बहती रहेंगी। लेकिन जैसी गर्मियां आएंगी तब तक जो है, और धीरे धीरे इनका फ्लो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और गर्मियां आते आते जो है एकदम सूखने लग जाएंगी एंड में। तो लोगों में वाटर डिस्प्यूट के लिए लड़ाई होने लग जाएगी। यहाँ पे लड़ाई होगी फ्लड की वजह से, आपकी वजह से हमारे यहाँ फ्लड आ रही है, आपकी यहाँ पे लड़ाई होगी कि आपने सारा पानी यूज कर लिया, अब भाई हमारे पास पानी नहीं बचा, तो यहाँ पे दूसरे टाइप के वाटर डिस्प्यूट होंगे।
तो ज़्यादातर देखोगे तो कावेरी रिवर डिस्प्यूट हो गया, गोदावरी डिस्ट्रीब्यूट, कृष्णा डिस्प्यूट हो गया, तो दे आर ऑल फाइट फॉर वाटर। देन ये जो है ज़्यादातर रिवर्स अपने यंग स्टेज में है, और ये जो है हम बोलते हैं यंग में तो नहीं है ये एक्चुअली, ये मैच्योर स्टेज में है जनरली। अच्छा, ये इनमें मेयांडरिंग कॉमन होगी क्योंकि इनका पाथ लंबा है, बहुत ज़्यादा एरोड करके आती है, फ्लड प्लेन्स बहुत ज़्यादा बनाती हैं। ये इनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा सेडिमेंट नहीं लेके आती हैं, तो इनमें मेयांडरिंग नहीं मिलेगी आपको, बहुत कम चांसेस हैं कि यू विल गेट मेयांडरिंग देयर। अच्छा, अब ये रिवर्स जो हैं, ज़्यादातर रिवर्स जो हैं ये अपने, ये तो सब डेल्टा बनाएंगे अपने माउथ पे, सब डेल्टा बनाते हैं। ये डेल्टा भी बना सकती हैं, ईस्ट फ्लोइंग डेल्टा बनाती हैं और वेस्ट फ्लोइंग एस्चुरी बनाती हैं। तो इतने काफ़ी हैं, डेल्टा बनाएंगे, एस्चुरी बनाएंगे, ठीक है। मेंडर करेंगे कि नहीं करेंगे, यूथ में, मैच्योर में है, पेरिनियल हैं या सीजनल हैं, वैली बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, वाटरफॉल्स होंगे कि नहीं होंगे बड़े बड़े वाले, और ड्रेनेज टाइप कैसा रहेगा इनका, बेसिन साइज क्या रहेगा, ओरिजिन क्या है, इन सब चीज़ों को बात करके आप बता सकते हैं कि हिमालयन रिवर और जो पठारी, हिमालयन मतलब जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और पेनिनसुला इंडिया से निकलने वाली, तो पठारी, पठार है, पेनिनसुला मतलब पठार है, इंडिया का पठार, इंडियन पेनिनसुला, तो पठारीय नदियाँ और हिमालयन हिमालय नदियों में ये एक अंतर है। तो रिवर्स जो है, छोटा सा मैप मैंने यहाँ पे बनाया है, आपको देखना है बस इसमें कि ये मान लो आपकी गंगा आके आ रही है, उसको गंगा को बगल से यहाँ पे एक आ रही है यमुना, और यमुना को यहाँ से चंबल, सिंध, बेतवा, केन करके 4 नदियाँ ज्वाइन करेंगी, ठीक है। बाद में ये नीचे आके ये सोन नदी है, सोन नदी की भी एक ये ट्रिब्यूटरी है, बड़ी फेमस ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सोन नदी यहाँ के ज्वाइन कर लेगी बिहार में, और ये जो है इसको फिर ये दूसरी रिवर भी ज्वाइन करती हैं, जैसे कि आपकी ये जो ये कौन सी नदी है, अच्छा चलो नाम मुझे अभी उतना ज़्यादा याद नहीं है। तो कुछ नदियाँ ये जिस तरीके से आ रही हैं, ऊपर से ये कोसी आ रही है इस तरीके से, और ये तीस्ता आ रही है ऊपर से इस तरीके से ज्वाइन करती हुई, ये तीस्ता नहीं, ये कोसी, तीस्ता तो इधर ब्रह्म उसमें ज्वाइन करती है, इधर से ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, ठीक है। और ये जो है अपने माउथ पे जाएंगी, यहाँ पे डेल्टा बना रही है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा है। इधर से तुम्हारी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है चल चला के, ये गंगा रिवर हो गई। ये इधर से ये आपकी जाती है इंडस रिवर, और इंडस की ये कई सारी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है। ये जो है इनके बीच में दोआब, ये नदियों के बीच वाले रीजन को, नदियों के बीच वाले रीजन को दोआब बोलते हैं। तो यहीं कई सारे दोआब हैं, ये पंच, और ये पूरा का पूरा पंजाब है, तो उसको पंचनद बोला जाता है, पंचनद। पंचनद मतलब 5 नदियों का हिस्सा, मतलब पंजाब जो है 5 रिवर की लैंड है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, क्योंकि ये नदियां हैं तो इनके बीच वाला जो एरिया होता है, जैसे 2 रिवर हैं, तो ये फिर मेन रिवर होगी, मान लो ये उसकी ट्रिब्यूटरीज होगी, तो उनके बीच वाला ये एरिया जो है इसको बोलते हैं दोआब। तो इन दोआब्स के नाम हैं, तो वो याद कर लेना, ये आपकी नर्मदा और तापी रिवर हो गई, ठीक है। उसी तरीके से आपकी ये रिवर हो गई, ये कृष्णा, गोदावरी, कावेरी वाली रिवर्स हो गई, ठीक है। ये आपकी कावेरी हो गई, ये आपकी गोदावरी हो गई, ये आपकी कृष्णा हो गई, ये आपकी महानदी हो गई, ठीक है। तो जस्ट सी दीज रिवर्स, सी देयर पैटर्न, ये ईस्ट फ्लोइंग हो गई आपकी, और यहाँ से कुछ स्ट्रीम्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग होती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एस्चुरीज देखने को मिलेंगी। और ये जो है ये भी डेल्टा बनाती है यहाँ पे, सिंध नदी का डेल्टा, इंडस को हिंदी में सिंध बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका पाकिस्तान में पड़ता है, और ये आपकी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो यू जस्ट रीड अबाउट दीज रिवर्स आल्सो, क्योंकि इनसे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो गंगा यमुना के बारे में पढ़ो, ये गंगा हो गई, यमुना हो गई, और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ो, इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ो, देन नर्मदा, तापी के बारे में पढ़ो, ये जो है जाके यहाँ अरेबियन सी में मिलती हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी के बारे में पढ़ो। दीज आर द मेजर रिवर्स अबाउट विच यू शुड रीड। जैसे गंगा है तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर वो पंच प्रयाग बनाती है,
तो जहाँ जहाँ मीटिंग पॉइंट होते हैं उनके, उनको हम प्रयाग बोलते हैं। इस तरीके से देव प्रयाग हो गया, हरे देव प्रयाग पे अलकनंदा इसको मिल जाती है, अलकनंदा और ये जो है भागीरथी मिल जाती हैं। उससे पहले रुद्रप्रयाग पड़ेगा, उससे पहले आपका जो है वो मिल जाएगा। तो 5 प्रयाग बनते हैं, उसके बाद जो है नीचे जो है हरिद्वार से एंटर करती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, और आई थिंक इन चीज़ों को तो आप लोग कवर कर ही सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी नदी जो है विश्व की वो नाइल रिवर है, सेकंड में नंबर पे आती है अमेजोन, लेकिन अमेजोन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो ये लेंथ में बात करते हैं तो हम नाइल रिवर आपकी लंबी है, लेकिन नाइल रिवर के का वॉल्यूम की बात करो तो 1/10 ऑफ द पानी भी नहीं है अमेजोन का। तो अमेजोन अगर वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज इज ह्यूज इन अमेजोन। तो बाकी वर्ल्ड की और नदियों के नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं कि विश्व में कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है, दैट कैन बी टेकन अप एनी अदर टाइम। ठीक है। अब ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ बेसिन वगैरह की, तो आपको उसको दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब एक छोटा सा फोटो देख लो, ये आपका बर्ड फुट डेल्टा है। बर्ड फुट टाइप लगता है तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ सकता है, क्योंकि जब नदी जो है डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करती है सेडिमेंट, तो डिस्ट्रीब्यूट्स इन दिस मैनर। ठीक है। सो इसलिए ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उसके माउथ पे, तो इट लुक्स लाइक अ बर्ड फुट डेल्टा। तो मिसिसिपी मिसौरी रिवर का है, ये मिसिसिपी रिवर का, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन करती है। अच्छा, ये ऑलरेडी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। फैन और डेल्टा में बता ही दिया कि जब फैन बनता है तो बहुत हाई ग्रेडियंट से वो जो है एकदम फ्लैट एरिया में आ रहा है, इस वजह से डिपोजिशन स्टार्ट हो रहा है। और डेल्टा में क्या है, ग्रेडियंट एकदम स्लो है। तो डेल्टा के माउथ पे जो है रिवर जो है बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो है डिपोजिशन हो गया है यहाँ पे। ठीक है। ये सैंड डिपॉजिट होगी, तो ये क्या है, चैनल जो है बहुत सारे चैनल में बट गया। इन सबको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसका माउथ है रिवर का। आई होप चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। बहुत बेसिक चीज़ें हैं आई थिंक। मुझे लगता है कि जिनको ज्योग्राफी आती है उनको तो मज़ा आ ही नहीं रहा होगा इसमें, क्योंकि इतना बेसिक है। क्योंकि आज तो टाइम हो चुका है तो आई वोंट टेक मच। तो कुछ मुझे हल्का सा वैसे वेव इरोजन पे बताना था, ये आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना। तो अब तो फिर समय नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है ये पढ़ लें, वेव इरोजन। ये जो है एनसीईआरटी का पार्ट चैप्टर 7 जो है उसमें ऑलमोस्ट सारा पार्ट कवर हो गया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई हैं अभी समझाई हैं वो सब आपको एनसीईआरटी में दिखेंगी, और आपको एनसीईआरटी के एक वॉक लगेगा आप। ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, ये फाउंडेशन है ज्योग्राफी का बेसिकली। आई कैन बिल्ड योर ज्योग्राफी ओवर देम ओनली। अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विद देम, फिर तो ज्योग्राफी में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड दीज आर द फीचर्स यू सॉ ऑल अक्रॉस। तो अब अगली बार अपने फैमिली को लेकर कहीं घूमने जाएंगे तो बता तो पाएंगे ये चीज़ें कैसे बनी है? नहीं, वहां जाके तो फिर यही होगा, अरे ईश्वर ने बना दिया। तो थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा बनाओ, बनाया तो है जिसने भी बनाया है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके। ओके। यूपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ है, पढ़ने की रणनीति, टाइम टेबल बता दीजिए। हम अब अगर आप सभी लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो मेरे हिसाब से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों पर को बहुत ध्यान से पढ़ें, अपने खुद के नोट्स भी बनाएं। अदरवाइज तो मज़ा नहीं आएगा। और अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अपना समय भी बर्बाद ना करें इस क्लासेस में। आई वुड से डोंट वेस्ट। बाकी बैंक बैंक निकालने के लिए आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और आई एम नॉट इवन टीचिंग फॉर दैट। तो मेरा तो यही कहना होगा, बैक वाटर्स अब जब वेव कट एरोजन्स पढ़ाएंगे तो आपको बैक वाटर्स बताएंगे। सुंदरवन डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा तो नहीं लगता, मैं तो सुंदरवन जाके आया हूँ, तो आई वुडंट से कि ये बर्ड फुट डेल्टा है। इट डजंट लुक लाइक। सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन डेल्टा है। ठीक है। एस्चुरी का मतलब
ज्वार नाद मुख, ओके। हाँ ज्वार, वहां पे टाइड्स आते रहेंगे, पानी ऊपर नीचे होता क्योंकि ओशन वाटर है, ओशन में टाइड्स आते हैं। तो टाइड जो है अंदर तक, हाई टाइड के टाइम पे पानी अंदर तक आ जाता है काफी। तो डेफिनेटली आप उसे ज्वार नाद मुख बोल सकते हैं। हाइट से वाटरफॉल होता है तो वाटर का टेम्परेचर, नहीं नहीं नहीं, वाटर का टेम्परेचर का से कोई लिंक नहीं है। और टेम्परेचर से क्या क्या बिगाड़ लोगे सुनील, टेम्परेचर से तो इतना भी मत इंटीरियर में जाओ। तो टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो है एयर नहीं है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे विंडवर्ड साइड में ऊपर जाएगी एयर तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, ये तो जमीन पे ही गिर रहा है। और ऑफ कोर्स परिवर्तन जो आता है वो आसपास के, जैसे जब ग्लेशियर से आएगा तो पानी ठंडा ही होगा, नीचे नीचे का आते पानी नॉर्मल हो जाता है। तो हरिद्वार में जब कभी गंगा वंगा में डुबकी लगाने जाओगे तो ठंडा ही लगेगा पानी। सर्दियों में सब जगह का पानी ठंडा लगेगा। हम्म, हाँ चैनल मुख्य धारा बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, मेन चैनल है, मेन स्ट्रीम बोल सकते हैं। गंगा यमुना मैदान एरिया में वाटर लेवल कम क्यों हो रहा है? वाटर लेवल कम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक्सप्लोटेशन ज़्यादा कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो उस दिन एनवायरमेंट में मैंने बताया था। कैचमेंट एरिया आई थिंक समझ में आ गया होगा विशाल अब तक। अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय है चेंज द कोर्स ऑफ एंटीसीडेंट रिवर, ऑफ कोर्स क्यों नहीं हो सकता। आपकी हो सकता है कि ब्रह्मपुत्र इधर पहले सीधे आती है और घूम घाम के आती है, कुछ रिवर्स उधर की तरफ फ्लो करने लगी हैं। तो एंटीसीडेंट रिवर तो वही है जो कि आपके पुरानी है और जो अपना मेंटेन की हुई है, उनका पाथ ही चेंज हो गया तो वो एंटीसीडेंट रही नहीं फिर। अच्छा हाँ, घाघरा रिवर थी वो, डेफिनेटली सही होगा, उससे पहले वो गोमती रिवर थी। आई कैन सी नाउ। स्टेट एंड यूपीएससी वो, चलिए आप इन्हीं के लिए पढ़ रहे हैं तभी क्लास में रहने का फायदा है, बाकी तो भाई मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए। और आई हैव अ लिमिटेशंस, इस क्लास के लिए टाइम निकालना इट सेल्फ इज अ चैलेंज। तो आलोक आई एम सॉरी दैट आई कैन नॉट टेक अप द करंट अफेयर्स। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब आप जैसे नीचे कितना, मतलब जितना आप दूर चल रहे हैं तो कितनी उसकी जो है ऊंचाई कम होती जा रही है। तो एक एकदम, एक तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप कम होते जा रहे हैं तो वो लो ग्रेडियंट है, और एकदम से आगे नीचे वो हाई ग्रेडियंट होगी, तो स्लोप होती है ग्रेडियंट। चलिए, थैंक यू। अरे करंट अफेयर्स की बुक नहीं पढ़नी है आपको, कोई भी करंट अफेयर, इतने सारे लोग हैं करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले, किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठवा लीजिए, उसी को पढ़ लीजिए, मंथली करंट अफेयर कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। बहुत सारे लोग हैं जो आपके बिहाफ पे इतना कुछ करके देते हैं, जस्ट रीड देम। और टाइम टेबल गौरव फिर बताएंगे, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, लोग ज़्यादातर जा चुके हैं, बहुत ही कम लोग हैं क्लास के अंदर। कल अगर टाइम टेबल समय मिलेगा तो कल बताएंगे, ठीक है। For the time being, you all study well. Thank you so much.